Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, हिंदी शिक्षण विधियों के जो 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है उसमें 10 टेस्ट तक कन्फ्यूजन सॉल्यूशन मैं करा चुका हूं। एक वीडियो डाला था मैंने पहले, अगर वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। अब देखिए, आपके 14 टेस्ट में हिंदी शिक्षण विधियों के 1000 प्रश्नों के अंतर्गत ले चुका हूं, लेकिन टेस्ट 11, टेस्ट 12, टेस्ट 13 है और टेस्ट 14 है। तो इनका सॉल्यूशन, कुछ प्रश्न थे जो कमेंट बॉक्स में आपने लिखे थे कि सर ये प्रश्न हमें डाउटफुल लग रहे हैं, तो उसी पर ये वीडियो है। मित्रों, वीडियो को जरूर देखिएगा। जो मेरा टेस्ट देखता है, इन प्रश्नों को देखता है, वो तो 101% देखिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न में वास्तव में मिस्टेक हुई थी और कुछ में आपको सिर्फ कंफ्यूजन हुआ था, तो उसको दूर किया जाएगा यहाँ पर। वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले टेस्ट नंबर 11 के प्रश्नों को देखते हैं, फिर 12, 13, 14 के भी सभी प्रश्नों को देख लेंगे साथियों। तो चलते हैं टेस्ट नंबर 11 पे। तो मित्रों देखिए, टेस्ट नंबर 11वां आपके लिए देख लेते हैं। इसके कौन कौन से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे। तो इसमें आपने कमेंट किया था प्रश्न नंबर 3 में कि सर प्रश्न नंबर 3 में चौथा विकल्प सही है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। और यहाँ पर मैंने आपको जो विकल्प बताया था वो बताया था दूसरा विकल्प, कि बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। तो साथियों, इस प्रश्न में आपका चौथा ही विकल्प सही है, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित जो कक्षा होती है वो सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो इसमें करेक्शन कर लीजिए, दूसरा विकल्प नहीं, दूसरा विकल्प भी हो सकता है। ठीक है, माने तो अगर दूसरा विकल्प भी सही है, दूसरा विकल्प आप गलत नहीं कर सकते, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो यहाँ पर आप दोनों ऑप्शनों को सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी फर्स्ट चॉइस चौथा विकल्प कर लीजिए आप। इसमें करेक्शन है साथियों, जरूर ध्यान रखे करिए इस चीज़ को। फिर इसमें आपके नेक्स्ट प्रश्न था चौथा प्रश्न। इसमें भी आपने कहा था कि सर इस चौथे प्रश्न में कि जब बच्चा किसी सिक्की विभाग का प्रयोग करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसमें अधिग्रहण राइट है, और आपने कमेंट किया था कि सर इसमें अधिगम राइट है। इसमें अधिगम राइट नहीं है, इसमें जो मैंने बताया था वही राइट है, कोई चेंजेज इसमें नहीं होगा। अधिग्रहण ही कहलाता है साथियों, कि जो जब बालक किसी सिक्की विभाग का प्रयोग कर रहा है तो उसको अधिग्रहण के अंतर्गत रखा जाता है, अधिगम के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो कोई चेंजेस नहीं है इसमें, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अधिगम करते हो तो एग्जाम में आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। मित्रों, कोई भी चेंजेस नहीं है चौथे प्रश्न में। नेक्स्ट, इसका प्रश्न नंबर 5 भी आपने डाउटफुल वाला बताया था कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधि अधिक सहायक है। तो इसमें आपने बताया था कि 5वें प्रश्न में 2 भी सही हो सकता है, और मैंने आपको बताया था कि इसमें चौथा सही है, तो इसमें चौथा ही सही है, दूसरा सही नहीं है। इसमें भी कोई चेंजेज नहीं है, कन्फ्यूजन दूर कर ले अपना, कोई इसमें चेंजेज नहीं होगा साथियों। भूमिका निर्वाह और बातचीत करना सबसे बेस्ट विधि है प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलना कौशल के विकास करने के लिए। तो चौथा ही विकल्प सही है, इसमें भी कोई चेंजेज आपके नहीं है मित्रों। नेक्स्ट, इसमें जो कंफ्यूजन वाला प्रश्न था, प्रश्न नंबर 8 भी कंफ्यूजन वाला था। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में मैंने आपको बताया था चौथा विकल्प, और आपने कमेंट किया था कि सर इसका दूसरा विकल्प सही है। तो साथियों देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 8वीं तक की बात की जा रही है। अब भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, ये उद्देश्य हो सकता है, लेकिन मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल देना। तो ये अनिवार्यतः जो शब्द आ रहा है इसकी वजह से ही चौथा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प सही नहीं है साथियों। तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है, इसमें आपका ओनली चौथा ही विकल्प सही है। तो मतलब अभी जो टेस्ट नंबर 11 था उसमें सिर्फ एक प्रश्न में चेंजेस किया है मित्रों। इसमें एक और प्रश्न था, प्रश्न नंबर 10, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं यह सुनिश्चित करता है कि। मैंने आपको बताया था तीसरा विकल्प इसका सही है, तो इसको चेंजेज करना है साथियों। इसमें तीसरा विकल्प सही नहीं है, जो बुक में दे रखा था उसके आधार पर मैंने आपको बताया था, लेकिन वो वास्तव में वो गलत है। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही नहीं है, ओनली प्रथम विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 10 में।
तो साथियों इसको चेंज करना है प्रश्न नंबर 10 को। इसमें आपका तीसरा विकल्प मैंने बताया था उसको चेंज कर लेना है, उसमें प्रथम विकल्प सही रहेगा। मित्रों इस क्लास को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, क्योंकि गलतियां होती है और मैं उनमें कंफ्यूजन सॉल्यूशन क्लास लाकर सुधार करता हूं, आपको ये पता है अच्छी तरह से। तो प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है, तीसरा नहीं है। मतलब भाग जो 11 है, टेस्ट 11 है, उसमें 2 प्रश्नों में चेंजेज हो चुका है। मित्रों इसमें एक और प्रश्न था, प्रश्न नंबर 11 अंतिम प्रश्न था जिस पर आपको कंफ्यूजन है। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के क्या लाभ है? तो आपने कहा था कि चौथा विकल्प इसका सही हो सकता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया था तीसरा विकल्प इसका सही है। तो साथियों इसका तीसरा ही विकल्प सही है, चौथा विकल्प इसका सही नहीं है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाल साहित्य उपलब्ध कराने के लाभ यही है कि विविधतापूर्ण सामग्री पढ़ने के यहाँ पर अवसर मिलते हैं सब बच्चों को। तो ये टेस्ट नंबर 11 था जिसमें 2 प्रश्नों के जो आंसर है वो चेंज किए हैं। अब बात करते हैं मित्रों टेस्ट नंबर 12 की, किसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पर आपको डाउट है। तो साथियों टेस्ट नंबर 12 बिल्कुल आप देख सकते हो। टेस्ट नंबर 12 में सबसे पहले प्रश्न 2 में आपके कंफ्यूजन था कि कविता शिक्षण की कौन सी प्रणाली नहीं है। यहाँ पर देखिए गीत प्रणाली और व्याख्या प्रणाली तो है, लेकिन मैंने आपको आंसर बताया था सूत्र प्रणाली, ठीक है, प्रथम विकल्प सही बताया था। फिर आपने कमेंट किया था कि सर इसका तीसरा विकल्प सही है। तो साथियों सूत्र प्रणाली भी कविता शिक्षण की नहीं है और अर्थबोध प्रणाली भी कविता शिक्षण की नहीं है, क्योंकि सूत्र प्रणाली और अर्थबोध प्रणाली ये अर्थबोध प्रणाली गद्य शिक्षण के अंतर्गत आ जाती है और सूत्र प्रणाली व्याकरण के अंतर्गत आ जाती है साथियों। तो ये दोनों ही कविता शिक्षण की या पद्य शिक्षण की प्रणालियों के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपका जो मैंने प्रथम विकल्प बताया था वो भी सही है, जो यहाँ पर एक और तीसरा विकल्प भी सही माना जाएगा। तो प्रथम और तीसरा विकल्प इसमें सही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बताया था, लेकिन जिसे रीट लगती है ना पेपर में, तो बिल्कुल जब 2 ऑप्शन सही मानने पड़ते हैं तो वो स्थिति है। प्रथम तो सही है लेकिन इसका तीसरा विकल्प भी सही है साथियों। टेस्ट नंबर 12 का सेकंड प्रश्न है ये। इसका अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 3 में भी आपके कंफ्यूजन था। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है, ये तो प्रश्न था आपके, और मैंने आपको यहाँ पर बताया था प्रश्नों की व्यापकता, चौथा विकल्प सही बताया था। आपने यहाँ पे कमेंट करा था कि सर इसमें दूसरा विकल्प भी सही है, ऐसा कुछ कमेंट आया था आपको। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि व्यापकता का मतलब प्रश्नों की व्यापकता से बिल्कुल भी नहीं लिया जाता। उपकरणों की तो व्यापकता होती है लेकिन प्रश्नों की व्यापकता से नहीं लिया जाता है साथियों। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है, ओनली आपका जो चौथा विकल्प है वो ही सही रहेगा, दूसरा सही नहीं है साथियों। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ इनको 101% आपको सही आंसर मानना है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसका एक और प्रश्न है, डाउटफुल आपको लगा था कि गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? मौन पठन का, सस्वर पठन का, आदर्श वाचन और रसानुभूति। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मौन पठन का सर्वाधिक महत्व है और आपका कमेंट आया था कि सर इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि गद्य शिक्षण में मौन पठन ही एक ऐसा प्रकार है जो सर्वाधिक गति देता है समझने में और पढ़ने में। तो प्रथम ही विकल्प सही है, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही नहीं होगा साथियों। कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किया जाएगा इस प्रश्न में भी। तो मतलब टेस्ट नंबर 11 में आपके ओनली जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें प्रथम तो विकल्प सही है और साथ में तीसरा भी विकल्प सही है, यही चेंजेज हुआ है। और टेस्ट नंबर 12 में कोई चेंजेज नहीं हुआ साथियों। चलिए अब टेस्ट नंबर 13 की बात करेंगे। टेस्ट नंबर 13 में आपके कौन कौन से प्रश्न हैं जिनमें कंफ्यूजन है और उनका राइट आंसर क्या है साथियों। तो मित्रों टेस्ट नंबर 13 आपकी टेस्ट नंबर 13 है। अब इसमें देखते हैं कि आपने कौन कौन से प्रश्नों पर डाउट किया था, कौन कौन से प्रश्नों को चेंजेस करने के लिए कहा था कि सर इसका ये आंसर है, इसका ये है। तो साथियों टेस्ट नंबर 13 में आपके प्रश्न नंबर 9 पे आपने कमेंट किया था कि भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है। मैंने आपको बताया था कि विद्यालय में सीखता है, तो ये ही सही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। मानक रूप का मतलब क्या होता है? शुद्ध रूप, ठीक है, शुद्ध रूप जो व्याकरण सम्मत हो साथियों, तो वो विद्यालय में ही सीखता है, समाज में नहीं सीखता है।
आपका चौथा ही विकल्प इसमें सही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। एक ही प्रश्न पर आपने डाउट किया था तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है साथियों, आप बिल्कुल यकीन कर सकते हो। और अब टेस्ट नंबर 14 और अंतिम टेस्ट की बात करने वाले हैं, जिसमें आपने 4 से 5 क्वेश्चन पर डाउट किया था। तो चलिए बढ़ते हैं टेस्ट नंबर 14 की तरफ साथियों। ये अंतिम टेस्ट है जिसका कंफ्यूजन सॉल्यूशन हिंदी शिक्षण वीडियो के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके कुछ समय बाद आपके साइकोलॉजी के टेस्ट नंबर 6 से लेकर टेस्ट नंबर 10 तक उसमें भी कंफ्यूजन सॉल्यूशन क्लास है, तो उसको भी जरूर देखिएगा साथियों। तो इसमें आपने प्रश्न नंबर 3 पर ऑब्जेक्शन किया था कि सर अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपने बताया था कि सर इसमें पुनर्बलन सही है, लेकिन पुनर्बलन सही नहीं है, क्रिया प्रसूत सही है। क्रिया प्रसूत के अंतर्गत आ जाता है ना पुनर्बलन, तो पुनर्बलन कैसे सही होगा साथियों। तो यहाँ पर आपका दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। क्रिया प्रसूत अनुदेश जो अधिगम का सिद्धांत है उस पर ही अभिकर्मित अनुदेशन विधि आधारित है। देखिए अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक कौन है, बी.एफ. स्किनर। क्रिया प्रसूत के जनक कौन है, बी.एफ. स्किनर। तो थोड़ा संबंध यही समझ जाया करो, ज्यादा कंफ्यूज होने की क्या जरूरत पड़ी इसमें मित्रों इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे भी आपने कमेंट किया था, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, टेप रिकॉर्डर और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर आपको बताया था टेप रिकॉर्डर, और टेप रिकॉर्डर ही सही आंसर रहेगा। इसमें भी आपको दूसरा विकल्प सही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कारण भी बताया था कि भाई रेडियो पे क्या होता है कि एक निश्चित टाइम पे कोई भी कार्यक्रम आता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर में आप उसको रिकॉर्ड करके मन चाहे जब आपको समय मिले तब सुन सकते हो। तो तीसरा विकल्प इस प्रकार सही है, इसमें भी कोई चेंजेज नहीं होगा साथियों। अगले प्रश्न जिस पर आपने कमेंट किया था, प्रश्न नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा समझ लीजिए इस प्रश्न को विशेष तौर पे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। मैंने यहाँ पर आपको बताया था संश्लेषण विधि, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने फिर कमेंट भी किया था इसका। अब आप लोगों को कमेंट आया कि सर इसका प्रथम विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है। तो मैं आपको याद दिला दूं मित्रों, अगर क्वेश्चन आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर तो और विकल्प में विश्लेषण विधि हो तो 101% वो ही सही रहेगा, आगमन सही नहीं रहेगा। अगर ये आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण चारों एक साथ आ जाती है तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर, अगर ये सूत्र आते हैं तब आगमन सही रहती। लेकिन स्थूल से सूक्ष्म की ओर आ रहा है तो फिर वहां आगमन सही नहीं रहेगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, लिख कर ले लो इस चीज को आप। इसमें सिर्फ विश्लेषण विधि ही सही रहेगी। विश्लेषण विधि का ये मुख्य सूत्र है, आगमन का ये मुख्य सूत्र नहीं है। आगमन का मुख्य सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और उदाहरण से नियम की ओर। तो ऐसा कोई सूत्र यहाँ पर नहीं है साथियों, इसलिए ये जो सूत्र है ये मुख्य रूप से विश्लेषण विधि का है। तो चौथा विकल्प सही रहेगा। मैंने इसमें संशोधन भी किया था, लेकिन आप वापस सही कर लीजिए। तीसरा मैंने जो बताया था वो तो गलत था, लेकिन मैंने कमेंट बॉक्स में तुरंत बाद उसको बता दिया था कि इसका चौथा विकल्प सही है। फिर आपका कमेंट आया कि इसका प्रथम सही है, तो प्रथम भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, ओनली चौथा सही है। 101% इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं। इसमें आगमन नहीं होगा, इसमें संश्लेषण भी नहीं होगा। इसमें अगर विश्लेषण विकल्प में है तो वो होगा, विश्लेषण विकल्प में नहीं होता तो फिर आगमन होता। मित्रों अगले प्रश्न जिस पर आपने कमेंट किया था, प्रश्न नंबर 14, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में सोपानों की संख्या कितनी होती है। तो यह मैंने 5 बताया था, तो इसको चेंज करना है, इसमें 6 होती है साथियों। सॉरी, इसमें थोड़ा मुझसे गलती हुई है इसमें। तो चौथा विकल्प सही है, 6 सोपान इसके सूक्ष्म शिक्षण के होते हैं। मित्रों इसमें चेंज करना है, चौथा विकल्प सही करना है। और आज का जो अंतिम प्रश्न था, प्रश्न नंबर 16, जिस पर आपको डाउट था कि जब किस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न नहीं होगा। मैंने आपको बताया था विभेदकारी। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा साथियों, इसमें तीसरा ही विकल्प सही रहेगा। तो मुश्किल से आपके 4 टेस्टों में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन चेंजेस करवाए हैं, तो उन क्वेश्चनों को विशेष तौर पर याद रखें
और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियो को पूरा देखना ही चाहिए। अगर इनको भी आप पूरा नहीं देखते हो तो फिर बाद में कहोगे कि सर हमारा तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँगा, क्योंकि मैंने इनको सही करवाया था। मेरा जवाब ये रहेगा अगर आप वीडियो को नहीं देखते हैं तो साथियों, मनोविज्ञान का जो कन्फ्यूजन सॉल्यूशन वाली जो क्लास है वो भी बहुत जल्द आने वाली है, उसको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका प्यार इसी तरह बना रहे। मेरी गारंटी है, मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ कन्फ्यूजन वाले होते हैं, लेकिन उनका जब सॉल्यूशन लाता हो तो उसको जरूर देखा करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।